हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है GC.YCP सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान और उसमें बात करेंगे रासायनिक बंध के बारे में। तो बच्चों, आपको भाग नंबर 3 तक वीडियो मिल चुका था। आज हम लोग भाग 4 पर बात करेंगे। और बच्चों, इसमें हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे विद्युत संयोजी यौगिक, तो उसमें आपने उसके लक्षण देखे थे और विद्युत संयोजी यौगिक कैसे बनते हैं इसको आपने समझा था। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इसके आगे टॉपिक में बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ेंगे वो आपके कुछ माध्यमिक शिक्षा प्रसिद्ध पाठ्यक्रम से कटा हुआ है। यानी कहने का मतलब कि आज का जो ये टॉपिक है ये आपके कोर्स से थोड़ा बाहर है, परंतु ये चीज़ें समझने लायक है और बहुत जानने लायक है, इसलिए आपको समझना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता। ठीक है बच्चों, विद्युत संयोजकता, इसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता बच्चों, आज इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि देखिए क्या होता है परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता। ठीक है, परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता। तो बच्चों देखिए, परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता का मतलब कि जो तत्व अपनी संयोजकता बदल रहे हैं उन्हें हम लोग कहेंगे परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग बात कर लें फर्स्ट ए वर्ग की, हम लोग इसकी बात कर लें तो बच्चों इसमें देखिए लिथियम सोडियम, थोड़ा बड़ा लिख दें, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। और बच्चों अगर हम लोग सेकेंड ए वर्ग की बात कर लें तो इसमें आता है आपका बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम, इस तरीके से तत्व आते हैं। तो बच्चों इनकी जो +1 होती है ऑक्सीकरण संख्या और इसकी होती है +2, यानी इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता 2 होती है। तो बच्चों ये जो होते हैं परिवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी इनकी संयोजकताएं फिक्स होती हैं। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होती है बच्चों। तो परिवर्तनीय संयोजकता कौन से? तो बच्चों कुछ पी ब्लॉक व डी ब्लॉक, तो बच्चों इनके के तत्व परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो पी ब्लॉक हैं डी ब्लॉक हैं, इनके जो तत्व हैं परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है बच्चों? तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि क्या इनके कारण हैं और ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। हाँ, तो बच्चों सबसे पहला जो कारण है वो है अस्थायी कोर का होना। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम लोग दे रहे हैं, अस्थायी कोर का होना, यानी इनस्टेबिलिटी ऑफ कोर, और बच्चों इसी को हम लोग कर्नेल भी बोलते हैं, कर्नेल कोर, या इसको कर्नेल भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों? तो इसकी परिभाषा लिख लें कि किसी तत्व
किसी तत्व के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का, किसी तत्व के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोर या कर्नेल, यानी कोर या कर्नेल कहते हैं। तो बच्चों, किसी तत्व के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के पश्चात जो शेष इलेक्ट्रॉनिक बच जाता है, विन्यास बच जाता है, उसी को हम लोग कोर या कर्नेल कहते हैं। तो बच्चों, जब तक ये कोर या कर्नेल स्थायी नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन का त्याग पुनः होता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोर को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का पुनः त्याग करना पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ हम समझाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ परिभाषा आपको दे दी। तो किसी तत्व के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोर कर्नेल कहते हैं, और कोर को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का पुनः त्याग करना पड़ता है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे देखिए हमारे पास Cu है। तो बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s1। बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है। अब बच्चों, ये जो है संयोजी कोष है, इसको हम लोग बोलेंगे संयोजी कोष। और बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारा कोष हुआ, यानी 4, तो बच्चों ये संयोजी कोष है, और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा है यहाँ पर 4s1, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा। अब बच्चों, जो इतना आपका जो बचेगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कोर। इसी को कोर या कर्नेल बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका कोर है, ये अस्थाई है, यानी हम कह सकते हैं बच्चों, अगर इसका ये त्याग कर दिया तो हमारे पास Cu+ आया, और Cu+ आया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। तो बच्चों 3d जो 10 हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो ये आपका कोर है, यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों, ये जो आपका कोर हुआ, ये अस्थाई कोर है, अस्थाई कोर। अब बच्चों, इस कोर को स्थायी बनाने के लिए ये पुनः त्याग करता, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और त्याग करेगा तो Cu++ हो जाएगा, और ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। तो बच्चों, ये हो जाएगा आपका स्थायी कोर, स्थायी कोर। हालांकि बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो 3d10 है,
इस 3D10 में बच्चों ये पूर्ण है और ये आपका ये है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 3D10 है ये किस में है आपका Cu+ में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों जो 3D10 है ये किस में है Cu+ में है। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यह जो है पूर्ण उपकोष है, यानी पूर्ण भरा हुआ है। ठीक है, ये है पूर्ण भरा है, पूर्ण भरा है, पूर्ण भरा है, जबकि बच्चों ये अपूर्ण है, ये आपका अपूर्ण है बच्चों। देखिए यहाँ पर फिर भी ये स्थायी है, फिर भी ये स्थायी है। क्यों है स्थायी? तो बच्चों देखिए होता क्या है कि इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मजबूती से बंधे हैं। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मजबूती से बंधे हुए हैं, जिसके कारण ये जो है ज़्यादा स्थायी है। क्योंकि स्थायी होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है मजबूती से नाभिक से बंधे होना, यहाँ पर ये। तो इसके लिए इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा, अगर किसी तत्व पर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है बच्चों, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो है उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक मजबूती से आकर्षित होंगे और वो बंधे रहेंगे, इसीलिए ये स्थायी है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात कर लें बच्चों तो Cu नीले से लिखा जाए Cu+। अब इसके बच्चों Z/E का अगर मान देखा जाए तो कॉपर का होता है 29। ठीक है, और 29 में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो गया 28। और बच्चों यहीं पर Cu+ का देखा जाए तो Z/E का मान बच्चों ये आपका हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 27। तो बच्चों किसी परमाणु पर धनावेश बढ़ने के साथ उसका Z/E का मान बढ़ता है, यानी हम यूँ कहें कि ये 29/28 है, तो ये बच्चों 29/27 ये ज़्यादा ही तो है। तो यानी Z/E का मान बढ़ा, और Z/E का मान बढ़ा जिसके कारण इसकी त्रिज्या हो गई छोटी, और त्रिज्या छोटे होने के कारण जो है कि इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक आकर्षित बंधे हुए हैं, इसीलिए ये ज़्यादा स्थायी है बच्चों। तो ये हमारा जो होगा यहाँ पर Cu, यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों, यहीं पर हम लोग कहें कि Cu++ और Cu+, तो बच्चों ये अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है, ये कम स्थायी है बच्चों, ये कम स्थायी। अगर आपसे कोई पूछे कि Cu++ और Cu+ में कौन ज़्यादा स्थायी है तो आप कहेंगे Cu++ स्थायी है, क्योंकि इसका कोर स्थायी है बच्चों, इसका कोर स्थायी है, यानी इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे हुए हैं, इसलिए स्थायी। अब बच्चों इसी तरीके से तो मैं इसको मिटाता हूँ, एक बार इसको आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेके 1 2 3। ठीक, मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों इसी प्रकार से बच्चों अगर हम Fe की बात करें, Fe की बात करें तो देखिए Fe में क्या हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो Cu है बच्चों, यानी जो कॉपर है, एक मिनट, जो कॉपर है ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया, एक तो प्लस किया एक +2 किया, तो परिवर्तनीय हो गया। उसी प्रकार से बच्चों देखिए Fe का देखें तो इसका होता है 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। तो बच्चों पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी जो इसका इतना है ये आपका कोर है, तो हम यूँ कहें Fe+2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6। अब बच्चों यहीं तक हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, तो बच्चों ये अस्थायी कोर हुआ इसका, अस्थायी कोर। अब बच्चों इसके बाद ये पुनः इलेक्ट्रॉन त्यागता है इस कोर को स्थायी बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से भी त्याग देगा,
तो Fe+3 और इसके कारण बच्चों ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। तो बच्चों ये हो जाएगा स्थाई कोर। तो बच्चों इस तरीके से इसमें भी हम कह सकते हैं कि आपका जो Fe+2 है इससे अधिक स्थाई Fe+3 होगा, यानी ये अधिक स्थाई है, अधिक स्थाई है, ये कम स्थाई है, कम स्थाई। तो बच्चों हमेशा कोई भी एलिमेंट तत्व जो है वो कम स्थाई से अधिक स्थाई की ओर जाना पसंद करता है। तो स्थाई होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का ये पुनः उत्सर्जन करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो Fe है इसकी भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एक हो गया आपका Fe+2 और एक हो गया आपका Fe+3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देख रहे हैं बच्चों। तो इसकी भी 2 आपकी निकल गई। तो अब बच्चों बात कर लेते हैं एक और है एलिमेंट Au79 होता है बच्चों, इसको गोल्ड यानी सोना कहते हैं, आरम बोलते हैं। तो बच्चों ये और ये हो जाएगा 4f14 और 5d10 और 6x1 4f14 सॉरी 14 10 28 28 और 29 और 29 और 54 9 54 14 10 24 सॉरी 24 24 और 25 और आपका 54 सॉरी 54 5 4 9 5 2 7 79। ठीक है, तो बच्चों ये जीनान होता है, इसका 54 होता है, ये 54 मैंने बना दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 4f14 5d10 और 6x1 होता है बच्चों। तो बच्चों अब ये देखिए कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे यहाँ से तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जो होगा इस पर चार्ज होगा Au+। परंतु बच्चों ये स्थायी नहीं होता, ये स्थायी नहीं होता और ये 2 इलेक्ट्रॉन का फिर से त्याग करता है, यानी इसमें से फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो ये हो जाएगा 5d8 और ये बना लेगा Au+3। अगर हम इन दोनों में बात करें बच्चों तो यह सबसे अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी, ये कम स्थायी बच्चों, कम स्थायी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, आपको ये लग रहा होगा कि ये 5d10 है, ये पूर्ण है, फिर भी ये क्यों नहीं है। तो बच्चों ये पूर्ण तो जरूर है, इस पर एक चार्ज है, परंतु इस पर 3 चार्ज आने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन और अधिक मजबूती से बन जाते हैं कि इसका पुनः उत्सर्जन नहीं हो सकता। मतलब इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा बहुत मजबूती से बन जाते हैं, और जब मजबूती से बनते हैं तो उसी को स्थायी बोलते हैं। तो बच्चों इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके इस तरीके बनाते हैं। तो ये तो बात होगी बच्चों अस्थायी कोर का होना और इसे स्थायी कोर में कन्वर्ट कर देना, यानी कोर को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का पुनः उत्सर्जन करते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों देख रहे हैं कि पहला कारण है। तो यहाँ पर इसकी भी बच्चों देखिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसकी 2 संयोजकताएँ प्रदर्शित हो रही हैं, एक +1 एक +3। तो ये ज़्यादा सबसे स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, ये आपने पहला कारण देखा। दूसरा बात कर लेते हैं बच्चों जो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगला होगा, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बात करते हैं। तो इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, दूसरा है हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव यानी इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव बच्चों। ठीक है,
तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक बच्चों। हाँ, अक्रिय युग्म प्रभाव बच्चों। तो बच्चों देखिए अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है। जैसे बच्चों ये लागू कहाँ होगा, ये लागू होगा 3rd A, 4th A, 5th A, ठीक है, और 6th A, इन एलिमेंटों पर लागू होगा बच्चों। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो इसमें आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और बच्चों इसकी बात कर लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड। और बच्चों इसकी बात कर लें, ये यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और बच्चों इसकी बात कर लें, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, और जो है सेलेनियम और टेलुरियम और पोलोनियम। तो बच्चों इस तरीके से ये एलिमेंट होते हैं इसके। तो बच्चों इसमें देखिए होता क्या है कि आप अगर देखें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाहतम कोष का, तो NH2NP1 होता है। इसका देखें बच्चों तो NH2NP2 होता है। और इसका देखें बच्चों तो NH2 और NP3 होता है। और इसका देखें तो NH2 और NP4 होता है। इस तरीके से बच्चों ये होते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए इसमें होता क्या, अगर इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें 2 और 1 3 यानी +3 बच्चों ये होता है, ठीक है। ये आपका 2 2 4 ये +4 होता है, 3 2 5 +5 होता है, 4 2 6 इस तरीके से +6 होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए ये +3 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यानी ये +3 करता है, +3 करता है, ये भी +3 करता है बच्चों, ये भी कर सकता है। परंतु ये जो है बच्चों +1 करता है, ये +1 करता है। तो ऐसा क्यों है बच्चों कि ये +3 कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी +3 और +1 दोनों 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे बच्चों, एक 2 और एक 3, और एक ये अगर इसका इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो +1, और दोनों को जोड़कर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यानी +3 +1 +3 +1 +3 +1 +3 +1। परंतु ये जो है बच्चों ये +3 और +1 दोनों करता है, यानी हम यूँ कहें कि ये +3 भी करेगा और +1 भी करेगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक में देखें तो जो +3 ऑक्सीडेशन है ये अधिकतम है, यानी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, और ये स्थायी है बच्चों, ये स्थायी है। तो बच्चों यहाँ पर जबकि उल्टा हो जाएगा, ये कम स्थायी हो जाएगा, कम स्थायी हो जाएगा, जबकि ये जो है अधिक स्थायी हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी देखें 2 2 4, तो यहाँ पर बच्चों ये +4 शो करेगा और +2 भी शो करेगा। यहाँ पे इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +4 होगी और निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या यानी लोअर ऑक्सीडेशन इसकी +2 होगी बच्चों। परंतु यहाँ के केस में बच्चों इसमें भी यही बात होगी बच्चों कि इसकी +2 और +4। तो बच्चों इसमें यहाँ तक तो देखेंगे कि इसकी जो सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या है ये स्थायी होती है, ये यहाँ तक। परंतु बच्चों इसमें ये वाली जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपकी स्थायी हो जाएगी, यानी ये जो है आपकी स्थायी हो जाएगी, यानी लोअर, और ये कम स्थायी हो जाएगी बच्चों, कम स्थायी। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? इसी तरीके से इसमें भी होगा बच्चों, इसमें भी होगा। इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बहुत स्टेबल होगी, यानी जो इसकी निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या, अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 2 5 यानी +5 होगी।
परंतु बच्चों यहाँ पर इसकी जो उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या है वो +5 है और जो निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या है बच्चों वो +3 है। तो यानी इसमें भी अगर हम देखें तो यह जो है बच्चों +3 जो है वो स्थायी होगी, और यहाँ से देखेंगे तो +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आपकी स्थायी होती है। यानी ये +5 भी शो करेंगे बच्चों और +3 भी शो करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये वाला जो है वो +3 ही करेगा, ये +3 ही करेगा बच्चों, ठीक है, और +5 भी शो करेगा अलग अलग में, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये +3 शो करेगा। इसी तरीके से बच्चों इसका भी हो गया। यानी हम देखें तो ऊपर से नीचे आने पर बच्चों निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, यानी पूरे का अगर मतलब देखें, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, और जबकि ऊपर बच्चों उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव काम कर रहा है बच्चों। अब अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। यानी हम देख रहे हैं कि जो Pb+2 है ये +2 एग्जिस्ट करता है, यानी ये जो है कि स्थायी रूप में होता है, जबकि ये स्थायी रूप में नहीं होता। यानी कहने मतलब कि +4 करता है परंतु स्थायी ये है, स्थायी ये नहीं है। वहीं पर अगर हम ये देखें तो बच्चों ये जो है कि +3 यानी 2 और 1 3, इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसकी +4 स्टेबल है। इसी तरीके से इनकी भी है। यानी ऊपर के जो हैं एलिमेंट ये हायर ऑक्सीडेशन यानी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, जबकि नीचे वाले जो हैं वो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं। ऐसा क्यों? तो बच्चों इसके कारण द्वारा करते हैं। अब इसके कारण को समझते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है, हम किसी एक को ले लेते हैं, कार्बन को, इसको पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। तो इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए यहीं तक काम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों कार्बन का होता है 6, तो 1s2 2s2 2 2 4 4 2 6 2p2 देख रहे हैं, लास्ट में 2 है। इसी प्रकार कार्बन सिलिकॉन का होता है 14, तो बच्चों 1s2 2s2 2p6 2p6 6 2 8 2 10 और 4 14 3s2 और 3p2, ठीक है बच्चों। अब बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। जर्मेनियम होता है 32, तो बच्चों इसको हम लोग जो है 18 तक के लिए आर्गन इस्तेमाल कर लेते हैं। आर्गन के बाद बच्चों 3d10 4s2 और 4p आपका 2। इसी प्रकार जर्मेनियम और बच्चों टिन का होता है बच्चों 50, तो इसके लिए हम लोग क्रिप्टॉन ले लेते हैं बच्चों 36 तक का, यानी ये हो जाएगा 4d10 5s2 और 5p2। और इसके बाद बच्चों आता है लेड का होता है बच्चों 82, तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं जीनॉन यानी 54 के बाद बच्चों 4f14 और 4 फिर इसके बाद आ जाएगा 5d10 6s2 और 6p2। तो बच्चों इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो नीचे वाले में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस सेल में प्रवेश करने लग जाते हैं, यानी मतलब इस सब सेल में प्रवेश करने लग जाते हैं 4f14 में। तो इसमें आने का मतलब क्या है बच्चों? अब जैसे देखिए इसमें आने का मतलब क्या है, तो बच्चों जैसे हमारा न्यूक्लियस है और इसकी ये सेल बनी हुई है, बच्चों, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर बच्चों ये आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी है, इसमें 6 सेल हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6।
तो बच्चों इस तरीके से इसे, तो यानी ये जो आपकी जो छठवीं सेल है इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन तो आपका S2 का है यानी 6s2 का, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, क्योंकि एक सेल में बच्चों उपकोष होती है, तो ये आपकी उपकोष जो है 6s, इसी में आपके ये 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये 6p2 के हैं। अब बच्चों इसमें देखिए जो 4f14 है, यानी जो 4f14 है यानी चौथे वाले में 1 2 3 4, तो बच्चों इसमें जो 4f14 है ये वाला जो इसका सील्डिंग इफेक्ट होगा यानी स्क्रीनिंग प्रभाव होगा बच्चों बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसका जो आवरण प्रभाव है, आवरण प्रभाव या इसको बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं, आवरण प्रभाव कमज़ोर होता है। तो इसका कमज़ोर होने के कारण क्या होगा बच्चों कि जो इसके जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन हैं इसके नाभिक के प्रति अधिक आकर्षण हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका है और यहाँ पर बच्चों देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, तो इससे अट्रैक्शन सीधे होगा। परंतु अगर इनमें इलेक्ट्रॉन का अधिक आ जाए इस तरीके से, इसको चारों तरफ से घेर ले बच्चों, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं आवरण प्रभाव, यानी यही चीज़ जो है आपका आवरण प्रभाव है। तो अगर ये इसको घेर लेंगे चारों ओर से, तो इसका जो है इसके प्रति आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है बच्चों, वो बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, अगर ये आवरण प्रभाव कम है यानी आवरण प्रभाव बहुत ही क्षीण है, तो इसका आकर्षण बढ़ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो बच्चों देखिए होता क्या है कि इस एक सेल में ये जो 6s उपकोष के इलेक्ट्रॉन हैं तो ये नाभिक से नज़दीक होंगे, क्योंकि अगर इसमें उपकोष की बात की जाए तो सबसे नज़दीक ये होता है, फिर ये होता है, डी ये होता है और सबसे दूर बच्चों F होता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के द्वारा, क्योंकि जैसे ही ये आपका जो आवरण प्रभाव कमज़ोर होगा तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ जाएगा और नाभिक उसको खींचना चालू कर देगा, और जब खींचना चालू कर देगा बच्चों तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांध देगा। जब मजबूती से बांध देगा बच्चों तो ये बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे, ये बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे, केवल बंद बनाने में यही भाग लेंगे। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो है कि नीचे जाने पर ये जो Pb है, तो Pb के केस में बच्चों केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यानी 6p2 के भाग लेते हैं, इसीलिए इस पर +2 चार्ज स्थायी होता है। यानी इसमें ये नहीं, कहने का मतलब ये होता है परंतु ये इलेक्ट्रॉनों को बांध देता है, इसीलिए अधिक स्थायी होता है, ये निकल नहीं पाते, इसलिए नीचे की जाने पर ही होता है। यानी नीचे की जाने पर जो आवरण प्रभाव होता है कमज़ोर होता है और बाह्यतम कोष के जो है वो np2 के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ns2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। इसीलिए नीचे जाने पर किसी भी ग्रुप में जो है कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, जबकि नीचे से ऊपर की ओर देखें तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। क्योंकि जब ऊपर की ओर बात करेंगे बच्चों तो इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन के भी और इसके भी इलेक्ट्रॉन के भी क्या होते हैं, बंद बनाने में भाग लेते हैं, तो इसीलिए इसकी +4 हो जाएगी। परंतु नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन ब्लॉक हो जाते हैं, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन मजबूती से बन जाते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन, अब बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि 6s2 है, तो 6s2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंध गए, यानी ये बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं अक्रिय हो गए, अक्रिय, इसी को बच्चों बोल रहे हैं अक्रिय यानी इनर्ट। और ये बच्चों जोड़ा है, पेयर है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी ये जो प्रभाव हो रहा है इसी को बोला जा रहा है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो बच्चों इसके कारण जो नीचे के तत्व हैं उनकी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है और जबकि ऊपर वालों की क्या होती है, वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ये दोनों प्रभाव, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और आपको कोई ऐसा लगता है कि हमें पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख करके मुझे बताइए, मैं उसको फिर से एक बार आपको समझाऊँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसको फिर से हम समझाएँगे। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने इसमें
जो है कि परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता को पढ़ा, इसमें दो कारण आपने पढ़े। पहला आपने देखा कि कोर का अस्थायी होना, जिसके कारण वो परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, विद्युत संयोजकता। और दूसरा आपने देखा अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसके कारण ये पी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये भी क्या करते हैं, परिवर्तनीय विद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जो है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इस तरीके से यहाँ पे होता है, यानी +4 से नीचे की ओर घटता है। यानी कुल मिला के इसमें जो है कि परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित हो रही। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर चलेंगे और बच्चों कोर्स का और कोर्स के बाहर का भी सारा चीज़ आपको डिटेल हमारी वीडियो में मिलता रहेगा, इसलिए आप मेरी वीडियो में बने रहिए लगातार। ठीक है, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।